जितने भी ट्री नट्स होंगे, हाँ। मतलब जो आलमंड्स होगा, वॉलनट्स होगा, बादाम होगा, अखरोट होगा, ये सब जो है अमेरिका से टोटल आएगा। तो हम आपको ये बता दें जानकारी के लिए कि भारत 90% जो आलमंड है इस डील से पहले भी अमेरिका से ही मंगाता था। नमस्कार, यमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अमेरिका और भारत के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील फाइनल लगभग हो चुकी है। अभी उसका फ्रेमवर्क आ चुका है कि फाइल आ चुकी है, दोनों तरफ से संयुक्त बयान जारी हो चुके हैं कि कौन जो है क्या क्या सामान अमेरिका भारत से खरीदेगा और क्या क्या सामान जो भारत वो अमेरिका से खरीदेगा। इस पर जो है कुछ विशेषज्ञ सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को डंप हाउस बनाया जा रहा है, भारत सरकार ने दबाव में ट्रेड डील किया है। हालांकि अमेरिका और भारत के जो है ट्रेड डील पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स जानकार, अर्थशास्त्र की जानकार और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा मौर्य जी हैं। मैं डॉक्टर गरिमा मौर्य जी से अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर विस्तृत बात करूंगा। तो देर न करते हुए डॉक्टर गरिमा मौर्य जी से आपकी मुलाकात। डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि एक तरफा और दबाव में हुआ है। ट्रेड डील पर बात करने से पहले कुछ बुनियादी बातें मैं बताना चाहूंगी कि इस ट्रेड डील में जो अभी ये इंटरिम ट्रेड डील है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है, द्विपक्षीय समझौता हो रहा है, उसका ये फर्स्ट फेज है, प्रथम चरण है ये। तो इस प्रथम चरण में तीन मुख्य बातें जो हैं आई हैं निकल कर कि सबसे पहले कि भारत का जो टैरिफ जो अभी रिसेंटली अगस्त 2025 के बाद से 50% कर दिया गया था, जिसमें 25% रेसिप्रोकल था और 25% रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के वर्ष में पेनाल्टी एडिशनल टैरिफ उन्होंने हमारे ऊपर लगाया। 50% का कुल टैरिफ, इसको घटाकर ट्रम्प साहब ने उसे 18% पर ला दिया है। पहली बात होगी कि भारत में टैरिफ अब कम लगेगा भारत के उत्पादों। दूसरी बात ये कही गई कि भारत जो है अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। बहुत से लोग इस बात पर, जब ये आया था ट्रेड डील 3-4 दिन पहले, तो ये बात हो रही थी कि $500 बिलियन का व्यापार करेगा। तो व्यापार करना और सामान खरीदना दोनों में अंतर है। व्यापार करने में आयात और निर्यात दोनों, लेकिन इस ट्रेड डॉक्यूमेंट्स जो अभी 2 दिन पहले आया है, ट्रेड डील का डॉक्यूमेंट्स, इंटरिम डॉक्यूमेंट्स, उससे ये साफ क्लियर हो गया है कि हमें $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदना है। तो भारत के बजट का 90% है अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए खरीदना है। और अगर हम अभी अमेरिका और भारत के व्यापार की बात करें तो वो $132 बिलियन का है लगभग। और हम सामान कितना खरीदते हैं हम अमेरिका से? 42 से 43 बिलियन का हम आयात करते हैं और निर्यात कितना करते हैं? $87 बिलियन। तो कुल मिला के $132 बिलियन का है। हमारा जो सरप्लस है, व्यापार हमारा आधिक्य में है, तो ये हमें $41 बिलियन के करीब आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच जो अभी व्यापार की स्थिति थी वो सरप्लस की थी, ट्रेड सरप्लस बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। मतलब हम सरल भाषा में कहें तो ज्यादा सामान बेचते थे, खरीदते कम थे हम। तो इस और अमेरिका जो है एक नेट इंपोर्टर कंट्री था, एक्सपोर्टर कंट्री नहीं था इंडिया के लिए। हम नेट एक्सपोर्टर कंट्री हैं अमेरिका के लिए। तो ये जो ट्रेड डील है अभी तत्कालीन रूप से हमें ये देखने में लग रहा है, तत्कालीन रूप से दीर्घ काल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत सी बातें अभी होनी है, निगोशिएशन अभी बहुत से बाकी होने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के ट्रेड सरप्लस पर इसका थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम $500 बिलियन का सामान अगर अमेरिका से खरीदने के लिए अभी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ये भारत ने प्रॉमिस किया है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, प्रतिबद्धता नहीं की है। हम गलत नहीं बताएंगे कि प्रतिबद्ध है भारत, ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, बस प्रॉमिस किया है। ट्रम्प ने कहा है कि आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि $500 बिलियन आपको खरीदना है। तो 5 वर्षों में ये हमें व्यापार करना है। तो भारत के जो भारत सरकार है उसके लिए ये दलील दी जा रही है कि भारत में जो ये $500 बिलियन का व्यापार होगा, वो जैसे हम बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदते हैं अमेरिका से, तो वो लगभग $100-150 बिलियन का हो जाएगा। रक्षा के उपकरण जो खरीदेंगे वो $100 बिलियन के करीब आ जाएगा।
कुछ कृषि उत्पाद जो पहले भी भारत जो है अमेरिका से लेकर आता था, जैसे कि मैं उस पर अच्छा। आऊंगा, सवाल है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने ट्रेड डील किया है, ये आपको कितना उचित लगता है? उचित लग रहा है क्या? नहीं, दबाव तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड डील आज या कल की बात तो है नहीं। ये ट्रेड डील, जो भी ट्रेड डील होती है, ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वो कई सालों की मेहनत होती है। तो 2019 से ही इसकी कहानी जो है लिखी जानी शुरू हो गई थी। जैसे यूरोपियन डील अभी हुआ है, यूरोपियन यूनियन का डील, ये 2007 से चल रहा था यूरोपियन यूनियन का डील, जो 2027 में FTA के रूप में हमें सामने देखने को मिला, जिसको हम मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं। तो उसी तरह ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, इसकी भी कहानी बहुत पीछे से चलती है। पिछले 1 सालों से भारत और US के बीच निगोशिएशंस हो रहे थे इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। जब से ट्रम्प आया तब से लगता है कि उसमें दबाव ज्यादा, क्योंकि वो ट्रम्प जी का सपना था कि अमेरिकन फर्स्ट है कि हम मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन ये हम बनाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ भारत ही नहीं, इसका भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ा है। ये जो टैरिफ का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, पूरी दुनिया पे लगाया जा रहा है। तो भारत जो उसका एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इस पे लगना ही था। अमेरिका को लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, हाँ। वहाँ जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे सब खप जाएगा। तो भारत बड़ा बाजार तो है, लेकिन भारत की भी तो अपनी समस्याएं हैं। देखिए, भारत बड़ा बाजार है, वास्तव में बड़ा बाजार है। 140 करोड़ की जनसंख्या है, 150 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे। लेकिन हमें इस बात पर अर्थशास्त्र की नजर से देखना होगा कि ये बाजार जो है, ये किन उत्पादों के लिए बाजार है, अमेरिका के किन उत्पादों के लिए बाजार है। हम सारे उत्पाद को तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते अमेरिका से। हमें जो जरूरत होगी, हम अपने कामगारों को, अपने किसानों को, अपने इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाकर हम इम्पोर्ट तो करेंगे नहीं। सबसे पहले हम भी तो प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपनाएंगे ना, संरक्षणवाद अपने इंडस्ट्री को देंगे। तो उसके बाद अगर जो कुछ बचता है, सरकार की ये नीति होनी चाहिए कि अपने उद्योगों को संरक्षित करने के बाद घरेलू स्तर पर, उसके बाद वो उत्पादों को वहां से आयात करे। लेकिन अमेरिका का जो थोड़ा सा हम कह लें यहाँ दबाव है, या वहाँ के जो किसान संघ है, जैसा कि ये भारत की तरफ से ये नहीं आ रहा है स्टेटमेंट, ये आपने सुना होगा, ये अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी ने भी बोला है ये बात, कृषि मंत्री ने भी ये बात बोली है कि अब भारत से पंप होकर पैसा जो है वो हमारे किसानों को आएगा। अब आप बताइए, भारत में जो है यही बात भारतीय सरकार ने बोला है कि किसानों की जो एग्रो प्रोडक्ट है, उस पर जो है डेयरी प्रोडक्ट है, उस पर जो है हम उसको नहीं जो है उस पर नहीं खोल रहे हैं, और तमाम तरह की जो किसानों के एग्रो प्रोडक्ट है उसके लिए नहीं खोल रहे हैं। लेकिन तब भी किसान आज सशंकित है, क्योंकि दालें वहां से आएंगी, ज्वार वहां से आएगा। तो आपको नहीं लगता किसानों पे कुछ असर होगा इसका? देखिए, जाहिर सी बात है किसानों पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे कि जो किसानों पे असर हो रहा है, जो हम आयात करेंगे वो वस्तु क्या क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वस्तुओं का थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया गया है। जैसे उसमें ये कहा गया है कि जितने भी ट्री नट्स होंगे, मतलब जो आलमंड्स होगा, वॉलनट्स होगा, बादाम होगा, अखरोट होगा, ये सब जो है अमेरिका से टोटल आएगा। तो हम आपको ये बता दें जानकारी के लिए कि भारत 90% जो आलमंड है इस डील से पहले भी अमेरिका से ही मंगाता था, आयात करता था। तो उस समय भी टैरिफ लगता था 35-40%, अब वो 0% टैरिफ लगेगा। तो वो जो वॉलनट्स वगैरह हैं वो भारत में जब आएंगे तो और सस्ते मिलेंगे लोगों को, तो कंज्यूमरिज्म इससे बढ़ेगा। आम जनता को इससे थोड़ी सी सहूलियत मिल सकती है कि सस्ते दामों पे उन्हें ये ट्री नट पौष्टिक नट्स मिल सकते हैं। दूसरी बात होगी सोयाबीन तेल की। तो भारत में सोयाबीन का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं होता है, वहाँ पे ज्यादा होता है। तो वो सोयाबीन ऑयल जो है वो वहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, उनका सोयाबीन यहाँ आएगा। तीसरी जो है वो मेज या मक्के की फसल वहाँ बहुत ज्यादा होती है, और वो ये चाहते हैं उनके मक्के से हम यहाँ पे इथेनॉल बने, और इथेनॉल का प्रयोग हम अपनी गाड़ियों में करें। पेट्रोल की जगह इथेनॉल का विकल्प वो हमें दे रहे हैं। तो ये जो मक्का है, सोयाबीन है, इसका उत्पादन भारत में उतना होता भी नहीं है। तो जो आम किसान है उनके लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जैसे हम बात कर सकते हैं, उस पर सरकार को नीति बनानी होगी। जैसे फल को भी रखा गया है। अब कश्मीर के किसान जो सेब का उत्पादन करते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं सेब का उत्पादन करते हैं,
अब वहाँ के सेब जो है इतने सस्ते हो जाएंगे कि यहाँ के किसानों को अपने दाम गिराने पड़ेंगे, तो उस पे ये असर पड़ेगा। तो ये फसलों पे निर्भर करेगा कि भारत किस तरह के फसल का उत्पादन करता है, यहाँ पे किसकी बहुतायता है। जैसे आपने ज्वार कहा, रेड सोरगम जिसको कह रहे हैं, जो चारा है पशुओं का, ये वहाँ ज्यादा होता है, तो वहां से यहाँ आएगा तो ये पशुओं के लिए ठीक है ये। तो इस तरह से हम, जैसे सब्जियां भारत में उत्पादित ज्यादा होती हैं, अगर वहां से सस्ती सब्जियां आने लगेंगी तो यहाँ के जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, और हमारी क्वालिटी जो है वो हमसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो वो SPS लगा देते हैं कि ये खराब है, ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, ये पशुओं के लिए खराब है, ये पर्यावरण के लिए खराब है, तो वो हमारे खाने पीने की साग सब्जी फल वो हमारा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम पे ये दबाव बना सकते हैं उनका एक्सपोर्ट करें, हम उनका एक्सपोर्ट करें, हम वहाँ से इम्पोर्ट करें। लेकिन सरकार ने तो ये किसानों को जो है आश्वस्त किया है कि इन सब चीजों पर जो है डील नहीं हुई है और किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देख, कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ वस्तुओं का जिक्र किया गया, अभी पूरी वस्तुओं का जिक्र नहीं किया गया है, फल का भी जिक्र किया गया है, वहाँ पे सोयाबीन ऑयल का, ट्री नट्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, ट्री नट्स आपने बताया कि 90% तो हम पहले से एक्सपोर्ट करते थे, और सोयाबीन ऑयल भी हम एक्सपोर्ट करते थे। जैसे ये सिर्फ आशंका जताई जा रही है कि चावल की भी बात हो सकती है, ठीक, तो अगर चावल पे बात होगी तब दिक्कत हो सकती है, तब किसानों को दिक्कत। दूसरी दिक्कत जो अभी इस ट्रेड डील का हिस्सा नहीं था वो, लेकिन पहले से जो देखने में आ रहा है, कॉटन, कपास की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कपास पर तो भारत ने पहले भी छूट ले रखा था, पहले दिसंबर तक वो 0 टैरिफ कर दिया उसने, दिसंबर तक कर दिया बढ़ा के। तो इससे क्या हो रहा है, आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, गुजरात में देख सकते हैं, साउथ के क्षेत्रों में जहाँ पे कॉटन का उत्पादन होता है, वहाँ के किसान जो है आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज हालांकि बहुत मुखर नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, लेकिन कपास का उत्पादन जो है किसानों ने अब धीरे धीरे करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के कपास जो है काफी सस्ते होने का कारण ये आप जानते ही हैं कि वहाँ की जो तकनीकी है वो इतनी उन्नत, जनसंख्या कम है, पैदा ज्यादा हो जाती है, उनको कहीं कहीं बेचना है, और दूसरा है कि वहाँ की सरकार अपने किसानों को बहुत भारी मात्रा में सब्सिडी देती है। सब्सिडी का आलम ये है कि वहाँ पे $66,000 की सब्सिडी दी जाती है। अरे एक सब्सिडी पर बात आई डॉक्टर साहब, जब हमारे यहाँ किसानों को सरकार सब्सिडी देती थी, डाई पर छूट देती थी, यूरिया पर छूट देती थी, तो यही विश्व बैंक और यही लोग कहते थे, WTO यही लोग कहते थे कि नहीं सब्सिडी बंद करो, सब्सिडी बंद करो, और अपने यहाँ सब्सिडी देते हैं लोग। हाँ जी, WTO में ही सबसे बड़ा विवाद जो होता है था वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लेके हुआ, वहाँ पे जो विवाद हुआ, तो उस विवाद का मसला ये था कि भारत जो है एक तो सब्सिडी देता है अपने फार्मर्स को, और दूसरा फूड सिक्योरिटी देता है अपने लोगों को अनाज के बदले में, मतलब $1 $2 में। तो इस पे बहुत ज्यादा विवाद होता था। वो विकसित देश चाहते थे कि विकासशील देश ये सब्सिडी कम कर दें, ये लोगों को खाना देना बंद कर दे, ताकि उनके अनाज और उनके जो खाद्य पदार्थ है वो हमारे बाजार में वहाँ जा सके। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब बात हो रही थी सरप्लस पे, तो इस पर तो सभी अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि पहले अमेरिका से हमारा ट्रेड डील सरप्लस में था, तो आपको लगता है कि नया ट्रेड डील जो हुआ है इससे क्या भारत का, और हमने अभी पहले ही बताया कि $500 बिलियन का अगर हमें करना है, ठीक, तो सरप्लस जो है वो डाउन हो सकता है। इसकी हम मतलब ये जो शंका की जा रही है, ये शंका जो है जायज, वो डाउनफॉल हो सकता है उस सरप्लस का। और अगर सरप्लस डाउनफॉल होता है, अगर सरप्लस गिरता है और वो अगर डेफिसिट में इनकेस बदल जाता है, तो इसका जो असर है वो हमारे चालू खाते घाटे पर पड़ेगा। चालू खाता घाटा का निगेटिव होना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जिस कंट्री से हमारा इतने सालों से 1990 से सरप्लस चल रहा है, हमारा 15% ट्रेड जिससे हो रहा है एक्सपोर्ट के रूप में, अगर वहां भी हम थोड़ा सा लैग कर जाएंगे तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हमें ढूंढना है रास्ता कि हमारा जो सरप्लस है वो बचा रहे, हम उनका खरीदे भी लेकिन हमारा सरप्लस जो है वो बचा रहे। हाँ, तो इसका यही एक उपाय है कि आप उनसे क्या कहते हैं कि हथियार ज्यादा खरीदिए जो महंगे भी होते हैं, और अपने प्रोडक्ट ज्यादा। सरकार के कुछ मंत्री ने अभी बयान दिया है कि हम बोइंग खरीदेंगे, हम एयरक्राफ्ट की चीजें खरीदेंगे, हम डेटा सेंटर यहाँ स्टैब्लिश करेंगे, फ्री उनको छूट देंगे, और हम नई तकनीकी लेकर आएंगे।
तो इससे डबल फायदा होगा। एक तो वो हम इंपोर्ट भी कर लेंगे जीरो टैरिफ के साथ, और दूसरी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे देश के विकास पर ही होगा। मान लीजिए हम नई तकनीकी लेकर आते हैं अपने देश में, बिल्कुल, तो उसका प्रभाव तो हमारे देश के उत्पादन प्रोडक्शन पर ही पड़ेगा, हमारा आउटपुट ही बढ़ेगा। तो अगर सरकार की नीतियां सही दिशा में चलें, उसी तरह कृषि के लिए भी है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुआ है। अब सरकार को ये करना पड़ेगा कि अगर हमारे किसानों को अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करते देखना चाहते हैं, हमारे उत्पादों को अमेरिका तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृषि में सुधार करना ही होगा। ये 6,000 की सब्सिडी से काम नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर, अमेरिका के चर्चा होती है, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे, हर तरह के संबंध रहे, सामाजिक संबंध भी रहे, रणनीतिक संबंध भी रहे, रक्षा क्षेत्र में भी संबंध रहे, व्यापार क्षेत्र। अभी देखिए रूस हमको दुनिया में सबसे सस्ता तेल भी देता था। अमेरिका का यही वो है कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, और उसने उसी के बदले जो है 25% जो टैरिफ पेनल्टी लगाया था उसने कम किया। और यहाँ तक कि भारत के मंत्री, विदेश मंत्री कहते हैं आप वाणिज्य मंत्री से पूछिए, वाणिज्य मंत्री कहते हैं आप विदेश मंत्री से पूछिए। हाँ, बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि हम रूस के साथ दगाबाजी कर रहे हैं? दगाबाजी शब्द का नहीं यूज करें तो रूस से हम अपने संबंध खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो आप रशिया से संबंधों की बात करें कि भारत में कैसे स्ट्रेट डील की वजह से रशिया से संबंधों में क्या असर पड़ेगा। तो हम बता दें कि रशिया से जो हमारा इंपोर्ट होता था 43% ऑयल होता था 2-3 साल पहले, अभी वो घट के 22% हो गया। मैंने बोला ना कि जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं और जो दबाव बनता है पूरे वैश्विक स्तर पर, भारत भी उसका एक हिस्सा है, उस दबाव को झेलता है। तो रशिया के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं, ये थोड़ा सा हम जियोपॉलिटिक्स में जाते हैं और थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनी देखते हैं ट्रेड को लेकर। ये सरकार की किस विचारधारा की सरकार है और किस पार्टी की सरकार है, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। अगर आप 1950 से लेके अभी तक के सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा आपको राजनैतिक रूप से इसको देखना होगा कि 1950 से लेके जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे तब हमारा संबंध रशिया से बहुत ज्यादा अच्छा था। हमारे ट्रेड जो है 60% वो रशिया। हम कहते थे कि समाजवादी विचारधारा की सरकार थी, इसलिए जो है रशिया से हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। फिर 1991 के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा ट्रेड जो है वो डिक्लाइन होने लगा रशिया से। जब यूएसएसआर का रशिया की भी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन हुआ, वहाँ पे खंडन हुआ, यूएसएसआर कई देश बन गए, 15 देश बन गए। तो फिर वहां पे क्या हुआ कि हमारा ट्रेड जो हमसे धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब हमारा ऑयल का जो इंपोर्ट है वो रशिया से अभी भी बताया मैंने 43% हो रहा था, 22% से धीरे धीरे वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो एक तो अमेरिका का अभी जो है ये दबाव तो अभी है ना कि आप रशिया से नहीं करेंगे, जब से यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ है और जब से ट्रम्प आए, लेकिन हमने ग्रेजुअली इसको कम किया है। क्योंकि ये बात सही भी है कि किसी एक देश पर किसी एक बहुत ही जरूरी वस्तु के लिए निर्भर होना वो भी अच्छी बात नहीं। तो ये भारत के एक तरीके से फेवर में है थोड़ा सा। भारत जो है वो अपने संबंध जैसे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है दबाव बना रहा है, वो निगरानी करने की बात कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो लगातार अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से धीरे धीरे डाउन कर रहा है। तो थोड़ा सा यूरोप में स्ट्रेटेजिकली जो है, यूरोप में वो यूरोपियन डील किया है, यूरोपियन यूनियन से डील हुई है, तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया मूव कर रहा है कि वो अमेरिका को भी खुश रख सके और इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए कि रशिया पर थोड़ी निर्भरता भी कम हो जाए। ठीक, क्योंकि रक्षा उपकरण के लिए तो अभी भी रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। डिफेंस के लिए तो हम रशिया को बहुत ही लॉयल पार्टनर मानते हैं। बिल्कुल। तो हम रशिया को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं ना कि हम अमेरिका के चक्कर में हम रशिया को छोड़ दें। तो यहाँ पे इंडिया जो है तो ये नहीं हो सकता है, जैसे मान ले भारत तो गल्फ कंट्रियों से भी तेल खरीदता था, वही कह रहे स्ट्रेटेजी कर रहा है, धीरे धीरे वो कम किया। रशिया से कम तेल खरीदना दूसरी बात है, रशिया से तेल बंद कर देना दूसरी बात है। कल को तो अमेरिका ये भी कहेगा ना कि आप हथियार भी वहाँ से ना खरीदिए, या 400 खरीदने के लिए आज तक नहीं जो है। लेकिन इंटरिम डॉक्यूमेंट्स में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि रशिया से आप तेल खरीदना बंद कर देंगे। ये बात इंटरिम डॉक्यूमेंट्स में नहीं आई है, ये उनके मिनिस्टर्स भारत की तरफ से नहीं आई है, ये उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं। वहाँ से ट्रम्प ने खुद कहा कि अगर इन्होंने तेल खरीदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में, चाहे सरकारी कंपनियां खरीदे चाहे निजी कंपनियां खरीदे, तो हम 25% टैरिफ और लगा देंगे।
ये तो फिर इसका प्रेशर हो गया ना, प्रेशर है, लेकिन भारत अभी भी इसके लिए बहुत अडिग नहीं है, वो ऐसा करेगा। अब आने वाले समय में हम देख सकते हैं, अभी नहीं कह सकते इसलिए कि भारत का क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि भारत क्लियर नहीं किया, सही कह रही हैं आप। भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन आपको लगता है कि रशिया से तेल पर निर्भरता कम होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बल्कि मतलब हथियार या रक्षा उपकरण खरीदने में हमारा पार्टनर वो बना रहे, ठीक रहेगा। वहाँ से भी रिलेशनशिप हो, मतलब जो डिफेंस हमें मिल रहा है, डिफेंस सिस्टम मिल रहा है, वहाँ से जो उपकरण मिल रहे हैं वो अच्छा हो, रशिया भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। लेकिन हम अपना जो तेल का है सिर्फ ऐसा ना हो कि हम अमेरिका पे ही या वेनेजुएला जैसे कह रहे हैं खरीदे, वेनेजुएला से खरीदे या अमेरिका से खरीदे, अमेरिका ने कहा तो यही कह रहा है। तो वहाँ पे भी बहुत निर्भरता ना हो, हम गल्फ कंट्रीज से भी अपने दोस्त बनाए, वहाँ से भी अपने तो अभी तो कतर से भी हमारे यहाँ तेल आते हैं और सऊदी से भी। आज के वैश्विक बाजार में किसी भी एक देश पर निर्भर हो जाना ये कतई ही सही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, जैसे कि कुछ चीजों पर भारत टैरिफ शून्य कर रहा है, कुछ चीजों को सुनकर, जबकि पहले उस पर टैरिफ लेता था। और पता लगा कि हमारे यहाँ से जो पहले कपड़ा, चमड़े का उद्योग, प्लास्टिक ये सब जाते थे तो पहले वहाँ 3% टैरिफ लगता था, अब 18% टैरिफ लगेगा। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा? हाँ देखिए, अब इस पे बात ये है, इससे मैं कहना चाहूंगी अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखिए, टैरिफ जो है, जो ये लगाया गया है, ये टैरिफ रिलेटिव है, ठीक, ये एब्सोल्यूट में नहीं है कि भारत पे सिर्फ 18%। इस नजरिए से मत देखिए, पूरी दुनिया में टैरिफ देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामानों पे कौन सा टैरिफ लगाया है। तो उस रिलेटिव या उस संबंध में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है सबसे कम टैरिफ वाला देश हो गया है। जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, इन सब पे 20% है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान पे 20% है, चाइना पे 34% का है, 3% तो कहीं नहीं है। तो अब हम 3% वाली बात पीछे छोड़ दें, क्योंकि टैरिफ जो है रिलेटिव लगा हुआ है और वो पूरी दुनिया के देशों पे लगा हुआ है, तो उसमें भारत सबसे कम है। तो यहाँ पे भारत की थोड़ी विन विन सिचुएशन है कि भारत के जो कपड़े जाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग सामान जाएगा, जो लेदर जाएगा, जो जेम्स एंड ज्वेलरी जाएगा, जो सबसे स्पेशली जो क्षेत्र इससे फायदा मिलेगा वो फार्मास्यूटिकल, जेनरिक दवाओं के लिए तो ट्रम्प ने बहुत ही ज्यादा बयान अच्छा दिया है कि यहाँ से ज्यादा मेडिसिन वहाँ जाएंगे, ठीक। तो ये विन विन सिचुएशन है। जैसे कोई भी ट्रेड डील होती है तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि इसमें सिर्फ भारत का फायदा होगा, अमेरिका का फायदा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दोनों देशों को कुछ लाभ होगा तभी तो वो एग्रीमेंट करेंगे, समझौता करेंगे। कोई भी हम पब्लिक करती है तो करेगी, तो जहाँ संतुष्टि मिलेगी दोनों को वही डील फाइनल होगी। ये आपको सामने से लग सकता है कि भारत अभी शॉर्ट टर्म पीरियड में भारत को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, जैसे कृषि उत्पादों पर नुकसान हो रहा है, जैसे जो 0 टैरिफ कर दिया गया है कृषि उत्पादों पर, और डेटा के मामले में कि डेटा पे 0 टैरिफ लगेगा। तो भारत का जो डेटा सेंटर है उसके संप्रभुता की बात की जा रही है, उसकी सुरक्षा की बात की जा रही है। तो भारत को अपना ये निगरानी सिस्टम थोड़ा मजबूत करना होगा इन सब चीजों को लेकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है कि भारत को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड में आप देखेंगे अगर नीतियाँ सही बनी तो ये डील भारत के हिस्से में ही आएगा, हितकर है, भारत के लिए हितकर होगा। तो आपको मालूम है अभी अमेरिका ने एक मैप जारी किया था भारत का, और बहुत अच्छा सा मैप जारी किया था, जहाँ पहले डॉट डॉट दिखा देता था वहाँ कश्मीर वाले हिस्से पर, उसको भी पूरा ऑप्शन जारी किया है। भारत बहुत खुश हो रहा है, चाइना को भी इसके लिए प्रॉब्लम होने लगी है। अच्छा, भारत, चाइना और अमेरिका, अब 3 कंट्री हो गई, अमेरिका की चाइना से बनती भी नहीं है। इसका असर जो है चाइना के व्यापार पर क्या पड़ेगा, चाइना से भी हमारे व्यापार? ये ट्रेड एग्रीमेंट यूएस ऐसा इतनी जल्द, हालांकि ये ट्रेड एग्रीमेंट 1-2 साल से चल रहा था, 2025 में काफी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा प्रेशर बना यूएस का। कहते हैं कि स्टीफन फाइल की वजह से बन गया। ये सब तो मीडिया की बातें हैं। तो यूएस का जो दबाव इंडिया पे इसलिए भी बना कि यूएस जो है साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत को अपना एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है, काउंटर पार्ट टू चाइना के लिए कि भारत के साथ उसके संबंध इतने मजबूत और अच्छे हों
कि वो जो इंडो पैसिफिक में रीजन में चाइना अपना सेना बढ़ा रहा है और जो चाइना अपना व्यापार बढ़ा रहा है, कर्जा दे करके जो है संबंध मजबूत कर रहा है। भारत जो है उस स्थिति में इतना मजबूत हो कि चाइना के साथ वो काउंटर पार्ट कर सके। भारत की भी निर्भरता चाइना पे है। अब भारत के लिए भी जरूरी था कि अगर ये मौका मिल रहा है भारत को यूएस से अच्छा रिलेशन बनाने का चाइना के काउंटर पार्ट में, तो भारत का ट्रेड जो है चाइना पे बहुत डिपेंड करता है। तो भारत के सामने भी ये एक अवसर की तरह था कि हम भी अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ट्रेड से कम करें और यूएस की तरफ से हम ज्यादा इंपोर्ट कर लेंगे। हम चाइना से इंपोर्ट ही तो कर रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाइना से कम करके अगर यूएस जैसा एक अच्छा दोस्त मिल रहा है तो हम उधर चले जाएंगे। हम चाइना से क्यों दोस्त मतलब उतना इंपोर्ट करें हम फिर। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया की कि हम साउथ एशिया में अपना दबदबा भी बनाए रख सकेंगे, यूएस जैसा एक दोस्त भी बन जाएगा हमारा, और चाइना के आगे हम मजबूती से खड़े भी हो जाएंगे। हमारे सपोर्ट में यूएस खड़ा रहेगा। आप इस डील की एक बात और देख सकते हैं कि अब तक जितनी भी बातें होती थी तो यूएस का पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज्यादा होता था। हाँ बिल्कुल, बहुत होता था। कोई भी एग्रीमेंट होती थी, बातचीत होती थी तो वो पाकिस्तान की बात करता था। लेकिन इस बायलैटरल एग्रीमेंट में कहीं भी पाकिस्तान की कोई बात नहीं की गई है। वो चाहता है कि ये जो एग्रीमेंट हो, ये जो ट्रेड हो, डील हो, ये सिर्फ इंडिया और यूएस के लिए हो और भारत जो है साउथ एशिया में एक मजबूत देश के रूप में खड़ा हो चाइना के अगेंस्ट। अच्छा, तो ये जो सभी लोगों में जो शंकाएं हैं, ये तरफा हो गया, भारत ने अपने सम्मान को गिरवी रख दिया, वो निगरानी करेगा, ऐसा वैसा, ये तो हमें लगता है निर्मूल है क्या, या कुछ हद तक इसमें कुछ नहीं, ये तो शंका मीडिया की शंका हो सकती है। लेकिन कोई भी दो देशों के बीच जो भी व्यापार समझौते होते हैं वो स्ट्रैटेजी पे होते हैं, रणनीति के तहत होते हैं, वो किसी शंका के तहत नहीं होते या किसी के दबाव में। बहुत अब कोई भी देश किसी देश का, भारत जैसा स्पेशली देश जो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आ रहा है, जो इतना बड़ा बाजार है, वो किसी भी देश का दबाव नहीं झेलेगा। हमारे प्रधानमंत्री इतने हल्के नहीं हैं कि वो दबाव झेलेंगे। चलिए लास्ट सवाल मेरा, इस ट्रेड डील में जो है जोखिम और अवसर पर अगर बात करते हैं, वैसे एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्या जो है जोखिम या अवसर है, इस पर भी थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ा अवसर ये है जो अभी हमने देखा कि हमारा टैरिफ 18% हो गया है। तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये सब जो क्षेत्र है एमएसएमई के, यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। इनके टैरिफ कम हो गया है। वियतनाम, मान लीजिए, बांग्लादेश कोई चीज उत्पादित करता है या चाइना कोई चीज उत्पादित करता है, हालांकि इनके यहाँ कॉस्ट बहुत कम है, तो अगर वो कोई चीज 134 या 120 रुपए में बेचता है तो हमारा 118 रुपए में बिकेगा, क्योंकि हमारा मान लीजिए 100 रुपए उत्पादन में लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेवरेज मिलेगा। ये अवसर हो गया। अगर हमारा उत्पादन ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो रोजगार के अवसर भी यहाँ खुलेंगे, क्योंकि नई इंडस्ट्री लगेगी यहाँ पे। और जोखिम है उनके मानकों पर खरा उतरना, उनसे प्रतिस्पर्धा करना। और जोखिम ये भी है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सामने से नजर आ रहा है कि 18% का टैरिफ है, लेकिन एक ये भी बात है कि वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों पर अभी भी जीएसपी सिस्टम काम करती है। हम जीएसपी से, अमेरिका ने जीएसपी से हमें बाहर निकाल दिया है 2019, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, कि हम गरीब देशों को या विकासशील देशों को प्रेफरेंस देते हैं उनके सामान को खरीद कर, कि ताकि वो मजबूत हो। और हम बाहर हैं। हम 2019 से यूएस ने हमें बाहर कर दिया है अपने लिए। और वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश हैं, वो अभी भी जीएसपी सिस्टम से 5% के साथ फायदा उठा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि भारत इस 18% का लेवरेज वास्तव में कितना ले पाता है। इस पे बहुत जल्दी बात कर लेना ठीक नहीं होगा। मतलब मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकती है जब तक कि इस पे थोड़ा 1 साल व्यापार ना हो जाए या थोड़ा और निगोशिएशन ना हो जाए। बिल्कुल 1 साल का। नहीं, आपको लगता है भारत भी अगर जीएसटी सिस्टम में होता तो शायद भारत को इसका थोड़ा सा और बेनिफिट होता, थोड़ा बेनिफिट और अच्छा होता है इसका, लेकिन वो 2019 से बाहर है जीएसटी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने जो है अमेरिका और उस पर भारत के ट्रेड डील पर इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है डॉक्टर गरिमा मौर्य जी थे, जिन्होंने अमेरिका भारत ट्रेड डील पर जो बहुत अच्छी बातें बताई, और उन्होंने कहा कि तमाम तरह की जो शंकाएं हैं
उनके लिए जगह चाहे जो हो, लेकिन भारत और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है वो भारत के लिए लॉन्ग टर्म में एक फायदे का सौदा हो सकता है। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि सबको फायदा हो सकता है। ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी जब विस्तार में बातें सामने आएंगी कि क्या क्या समझौते हुए हैं और क्या क्या चीजें इम्पोर्ट होंगी और क्या एक्सपोर्ट होंगी। मैं फिर आपकी मुलाकात डॉक्टर गरिमा मौर्य जी से कराऊंगा, आप इंतजार जरूर करिएगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।